भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको 7E का 10वीं सवाल तक पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अभी 11वीं सवाल देखिए। 11वीं सवाल थोड़ा लंबी है लिखने में, लेकिन लगाने में बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है, तो इसको समझ लीजिए। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, तो ABCD एक आयताकार मैदान है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो 1 मीटर की दूरी पर ये पंक्ति बनाई गई है, खड़ी और पड़ी। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD के अनुदिश इस पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के, निहारिका दूसरी पंक्ति इसमें AD के 1/4 भाग के बराबर। तो AD पूरा कितना है? 100 का 1/4, तो 25 स्थान पर 25वें गमले के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है। तो हरा झंडा गाड़ देती है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? यहाँ से x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 100/4, 100/4 मतलब 25 भाग हो जाएगा। एक निर्देशांक मिल गया, गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो AD के 8वीं पंक्ति में इसमें दौड़ती है और 1/5 भरा भाग। तो यहाँ पहला तो x अक्ष पर 8 हो जाएगा, y का मान कितना होगा? 100/5, 100/5 मतलब 20। तो इसका भी निर्देशांक मालूम हो गया। लाल झंडा गाड़ देती है, तो यहाँ लाल झंडा गाड़ दिया। दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दोनों झंडों के बीच दूरी, इसके बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से हम लगा लेंगे। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो अब इसको मिला करके हम इसका मध्यबिंदु निकालेंगे, तो मध्यबिंदु के हिसाब से आ जाएगा। तो है बहुत सिंपल, केवल लिखने में लंबा है, पढ़ने में भी लंबा है। तो सबसे पहले यहाँ हम इसका निर्देशांक लिख लेंगे, कैसे ये आया। हरा झंडा, हरे झंडे की स्थिति बराबर 2 और ये हो जाएगा 100/4 बराबर 2, 100/4 मतलब 25। लाल झंडे की स्थिति, तो लाल झंडा यहाँ से देख रहे हैं 8वीं पंक्ति में है, तो x का मान 8 रहेगा। 100/5, 100/5 मतलब ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20, 8 और 20। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, दूरी वाला सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 यहाँ मान लीजिए 2 है, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर 8 x2 है। फिर y1 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, 8 में 2 घटेगा 6 स्क्वायर प्लस 25 में 20 घटेगा 5 स्क्वायर। 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 36 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6 61। तो इसका कितना हुआ? 61, करड़े में 61 इनके बीच की दूरी 61 मीटर में रहेगा, क्योंकि इसमें मीटर दिया गया है। ये एक उत्तर हो गया। और कहा है कि एक नीला झंडा, तो नीला झंडा क्या होगा? इसके मध्य बिंदु पर स्थित होगा। नीले झंडे की स्थिति मतलब वही निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक कहाँ पर स्थित होगा? तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा इसमें। तो x बराबर मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु,
तो 2+8/2 और फिर कितना है 25+20, y बराबर 25+20/2। तो x बराबर 8 2 10/2, y बराबर 5 2 2 4 45/2। तो x बराबर 5, y बराबर 45 का आधा 22.5। तो यहाँ पर ये होगा, इसलिए बिंदु 5 22.5 पर कौन है? नीला। दोनों झंडों के भी नीला झंडा पर नीला झंडा गाड़ना चाहिए। ये हो गया दूसरा उत्तर। 12वीं सवाल देखिए, बिंदुओं 6-6, 3-7 और 3-3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो ये एक वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र नहीं मालूम है। वृत्त का केंद्र मालूम करने के लिए आपको OA, OB, OC तीनों के बीच की दूरी निकाल करके तुलना करना होगा, जिससे दो समीकरण बनेगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ इसका मान आ जाएगा। तो केंद्र तो अभी मालूम नहीं है, मान लीजिए इसका केंद्र है XY है, माना वृत्त का केंद्र XY है। माना वृत्त का केंद्र XY है, इसलिए OA बराबर OB बराबर OC। क्यों? OA, OB, OC तीनों बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए OA बराबर OB बराबर OC। या इसका वर्ग करेंगे तो भी बराबर रहेगा। तो OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। तो हम पहले इसको लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे। तो OA क्या है? इसके बीच की दूरी, इसलिए OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर मतलब OA के बीच की दूरी का वर्ग, मतलब यहाँ करड़ी नहीं रहेगा। x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर OB है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार करेंगे दोनों का, तो x स्क्वायर 6 दूनी 12x प्लस 6 का वर्ग 36, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर से इसका विस्तार हुआ है। ऐसे इसका भी होगा, प्लस y का वर्ग y स्क्वायर प्लस 6 का दूना 6 दूनी 12x, फिर 6 का वर्ग 6 संग 36 बराबर। इसका वैसे करेंगे तो x स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9 प्लस y का वर्ग y स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14y प्लस 7 सते 49। तो यहाँ x स्क्वायर कटेगा दोनों तरफ, वैसे है y स्क्वायर से कट जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो y है -12x प्लस 12y प्लस 36 जुड़ेगा 72 बराबर। ऐसे यहाँ -6x प्लस 14y प्लस 49 9 9 18 4 1 5 58। पक्षांतर करेंगे x y इधर आ जाएगा, तो -12x प्लस 12y माइनस इधर आया तो 6x, फिर 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 14y बराबर 58 - 72। 12 में 6 घटेगा -6x, 14 में 12 घटेगा -2y बराबर, तो 12 में 8 घटेगा 4, यहाँ 6 में 5 घटेगा 1 माइनस 2 का भाग हो सकता है, 2 3 6 -2 भाग देंगे तो माइनस जो है सब प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस y बराबर 2 7 14 7
समीकरण 1 हो गया। इसी तरह आपको समीकरण 2 बनाना होगा, ओ बी बराबर ओ सी करके। पुनः ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। तो ओ बी का मान तो यहाँ लिख चुके हैं, ओ बी का मान यही रहेगा। तो ओ बी का वर्ग तो यहाँ हो चुका है, इसको लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर ओ सी है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। विस्तार करेंगे तो x-3 का होल स्क्वायर दोनों तरफ वही है, देख रहे हैं, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका विस्तार तो वाई स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14y प्लस 7 सते 49 बराबर इसका वर्ग वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y प्लस 3 त्रिका 9। वाई स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 14y प्लस 6y बराबर 9 माइनस 49, 14 6 20y बराबर 49, 9 घटेगा माइनस 40, तो y बराबर माइनस 40 बटे 20, तो y बराबर -2। y का मान -2 आया, यही मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो x मान आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x प्लस वाई बराबर 7, 3x प्लस वाई का मान -2 है तो -2 हो जाएगा, y हटेगा 7, 3x बराबर 7 प्लस 2, 2 उधर गया प्लस हुआ, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर 9 बटे 3, 1 के 3 त्रिका 9, तो x बराबर 3, इसलिए वृत्त का केंद्र क्या होगा, 3 - 2 पर स्थित होगा। ये इसका उत्तर हो गया। 13वीं सवाल देखिए, कृष्णनगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लान है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। अब इसमें प्रश्न दिया है, ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए मूल बिंदु मान करके इसके निर्देशांक निकालना है। दूसरा है, यदि मूल बिंदु सी हो तो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब मूल बिंदु इसको न मान करके इसको मान लेंगे तो इसका निर्देशांक कितना होगा, ये आपको बताना है। तो पहला देखिए, ए को मूल बिंदु मानते हुए, यदि ए मूल बिंदु 0 0 है तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक P कहाँ है देख रहे हैं, तो x अक्ष पर 4 की सीध में है, y अक्ष पर 6 की सीध में है। तो P के निर्देशांक कितना हो जाएगा, 4 6, तथा बिंदु Q के निर्देशांक Q यहाँ x पर 3 की सीध में है, y पर 2, तो इसका हो जाएगा 3 2, और बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक R देखिए x अक्ष पर 6 की सीध में है और y अक्ष पर 5 की सीध में है, तो ये हो जाएगा इसका निर्देशांक 6 5, ये हो गया। और दूसरा है
दूसरा, यदि मूल बिंदु सी हो तो पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक। यदि मूल बिंदु सी हो तो मूल बिंदु सी हो जाएगा, तो इधर से यहाँ 0 रहेगा। मूल बिंदु सी हो जाएगा तो इसका निर्देशांक यहाँ ये 0 0। जब 0 0 हो जाएगा तो x अक्ष ए और y अक्ष ए हो जाएगा। तो x अक्ष पर देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा कितना है, 10 11 12 13 14 15। तो 15 है, तो 15 में इधर 3 कम हो जाएगा, तो x अक्ष पर कितना बचेगा, 12। बिंदु Q के निर्देशांक पहले P का निकाल लेंगे। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की सीध में है। तो x अक्ष पर 12, y अक्ष पर यहाँ ये इधर से 6 की सीध में, इधर से 1 2 3 1 2 y अक्ष पर 2 की सीध में है। बिंदु P की निर्देशांक कितना हो गया, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक यहाँ है। तो x अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका हो जाएगा x पर 13, y पर ऊपर से गिनेंगे तो यहाँ ये 2 की सीध में है, तो 8 में 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की सीध में है। और y अक्ष पर यहाँ 1 2 3 4 5, 5 की सीध में है, तो उधर से बचेगा 3 हो जाएगा, 10 3। अब दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। P 4 6 Q 3 2 R 6 5। अच्छा, 5 की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
तो x1 मान 4, y2 2 माइनस 5 प्लस x2 3, y3 5 माइनस 6 प्लस x3 6, y1 6 माइनस 2। इसको हल करेंगे तो 5 में 2 घटेगा 3, 4 3 12 माइनस 12, तो 6 में 5 घटेगा 1, माइनस 3 1 के 3 माइनस 3, 6 में 2 घटेगा 4, 4 6 24 प्लस 24, 12 3 15 माइनस प्लस 24, 14 5 घटे 9 बराबर 9/2 वर्ग मात्रक। इसी तरह दूसरी स्थिति में भी निकालना होगा। इसको मिटा कर देख लीजिए। दूसरी स्थिति P 12 2 Q 13 6 R 10 3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 1/2 x1 का मान 12, y2 6 माइनस 3 प्लस x2 13, y3 3 माइनस 2 प्लस x3 10, y1 2 माइनस 6, तो 6 में 3 घटेगा 3, 12 3 36 प्लस 3 2 घटेगा 1, 13 के 13 प्लस 6 में 2 घटेगा 4, 10 4 40 माइनस 40, 6 3 9 3 1 4 49 माइनस 40 बराबर 9/2। देखिए दोनों स्थिति में मान बराबर आ गए वर्ग मात्रक, इसलिए दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल बराबर है। चौदहवीं सवाल देखिए, मान लीजिए A 4 2 B 6 5 और C 1 4 1 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरा है AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपाते PD बराबर 2:1 हो। माध्यिकाओं B E और C F पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ अनुपाते QE बराबर 2:1 हो और CR अनुपाते RF बराबर 2:1 हो। आप क्या देखते हैं, नोट, वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है
और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वही इसमें आपको सिद्ध करना है। 2 3 कुल 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के माध्यम से। और 5वां है, यदि a x1 y1 b x2 y2 और x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहला चलिए हम देखते हैं A से होकर जाने वाली माध्यिका BC। तो A से होकर जाने वाली माध्यिका BC के मध्य बिंदु D पर मिलेगी। तो यहाँ से इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये बिंदु D हो जाता है। तो D का निर्देशांक क्या होगा? BC के मध्य बिंदु। प्रश्न नंबर पहला, BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x बराबर x1 यहाँ 6 है तो 6 प्लस x2 1 बटे 2, y बराबर y1 5 प्लस y2 4 बटे 2। तो x बराबर 6 1 7 बटे 2, y बराबर 5 4 9 बटे 2। तो ये तो हो गया बिंदु D के निर्देशांक, पहला उत्तर। उसके बाद दूसरा है, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD बराबर 2:1 हो। AD पर ऐसा बिंदु P, तो AD पर एक बिंदु P यहाँ पर मान लीजिए ज्ञात करना है बिंदु P। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? वही निकालना है और इसका अनुपात EP और PD 2, मतलब इधर 2 अनुपात है, इधर 1 है। तो इसका निर्देशांक तो अभी निकाल लिए हैं, 7 2 7 बटे 2 और 9 बटे 2 इसका निर्देशांक है। तो इसमें अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाया जाएगा, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। दूसरी सवाल, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र में मान रखेंगे। तो यहाँ तो अब जगह है नहीं, इसको मिटाकर आगे बताना होगा। तो x बराबर m1 मान लीजिए 2 है, तो 2 गुणे x2 7 बटे 2 प्लस m2 1 x1 4 बटे 2 प्लस 1। फिर y बराबर m1 2 m1 y2 9 बटे 2 प्लस m2 1 y1 2 बटे 2 प्लस 1। तो x बराबर 2 से 2 कटेगा, 7 बचा, 7 प्लस 4 1 के 4 बटे 3। फिर y बराबर 2 कटेगा, ये भी 9 बचा, 9 प्लस 2 बटे 3। तो x बराबर 7 4 11 बटे 3, y बराबर 9 2 11 बटे 3। तो ये क्या हुआ? बिंदु P के निर्देशांक। P का निर्देशांक 11 बटे 3 और y वाला भी 11 बटे 3 है। इसी तरह अब आपको दूसरा प्रश्न भी हल करना होगा। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा है, माध्यिकाओं BE और CF, BE और CF। BE अगर हम मिलाएंगे इसे तो ये है बिंदु E। तो पहले E का निर्देशांक निकालना होगा।
माध्यिका BE AB के मध्य बिंदु E पर काटती है, इसलिए बिंदु E के निर्देशांक x बराबर मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा 1+4/2 y बराबर 4+2/2। x बराबर 4 1 5/2 y बराबर 4 2 6 2 3 6 3 हो जाएगा। तो E के निर्देशांक आ गया। अब BE को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले माध्यिका BE को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु Q के निर्देशांक माध्यिका अंतर विभाजन वाला सूत्र लगेगा। उसमें x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y बराबर m1 x2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान 2, इधर 2 उधर 1 रहेगा, तो 2 गुणे x2 यहाँ E का निर्देशांक कभी निकाले हैं, ये क्या है 5/2 और 3, इधर 2 अनुपात इधर 1, तो 2 गुणे x2 5/2 प्लस m2 1 गुणे x1 6/2 प्लस 1 y बराबर m1 2 गुणे y2 3 प्लस m2 1 y1 5/2 प्लस 1। तो 2 से 2 1 कट जाएगा, 5 प्लस 6/3 और y बराबर यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 5/3। तो x बराबर 11/3, y बराबर ये भी होगा 6 5 11/3। तो आप देख रहे हैं बिंदु Q के निर्देशांक और बिंदु ये जो आया था P के निर्देशांक PQR, ये तीनों निर्देशांक वही आएगा 11/3 11/3 11/3 11/3। तो अभी एक बाकी है क्या R का निर्देशांक, तो R निकालेंगे तो PQR तीनों एक ही बिंदु प्रदर्शित करेगा जो कि त्रिभुज का केंद्रक होता है, जो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है माध्यिकाओं को आपस में। तो अभी हम आपको चौथा बताएंगे। अब इसी तरह आपको CF को मिलाएंगे तो बिंदु F पर मिलेगा और ये बिंदु R पर विभाजित करेगा। तो चूंकि R और P सब एक ही आएगा तो R यहाँ हम नमूना के लिए लिख दे रहे हैं। तो बिंदु F के निर्देशांक निकालने के लिए इसकी माध्यिका वाला सूत्र लगेगा, माध्यिका CF AB को बिंदु F पर समद्विभाजित करता है, इसलिए F के निर्देशांक, तो F के निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा। तो x बराबर x1 प्लस x2/2 y बराबर y1 प्लस y2/2। x बराबर x1 का मान यहाँ 4, तो 4 प्लस 6/2 y बराबर 2 प्लस 5/2। x बराबर 6 4 10/2 5 हो जाएगा, y बराबर 5 2 7/2।
तो बिंदु F के निर्देशांक आ गया। अब F और C को अंतर विभाजन वाले सूत्र से लगाएंगे तो भी उसका 11/3 आना चाहिए। इसलिए माध्यिका CF को बिंदु R पर 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इसी तरह y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान यहाँ वही रहेगा 2 प्लस x2 का मान f अभी आया था यहाँ 5 और 7/2, तो 2 गुणे 5 प्लस m2 1 x1 1 बटे 2 प्लस 1, फिर y बराबर m1 तो 2 y2 का मान 7/2 प्लस m2 1 y1 4 बटे 2 प्लस 1। इसको हल करेंगे ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 1 1 बटे 3, y बराबर 2 2 कटेगा बचा 7 प्लस 4 बटे 3। तो x बराबर 10 1 11/3, y बराबर 7 4 11/3। तो आप देख रहे हैं 11/3 इसका भी आया। इसलिए जो दिया गया है वो स्पष्ट है कि त्रिभुज का केंद्रक होगा। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि बिंदु माध्यिकाओं के कटान बिंदु P Q R क्रमशः एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जो कि त्रिभुज का केंद्रक 11/3 है। तो यहाँ ये चौथे प्रश्न का सब उत्तर होगा, क्योंकि माध्यिकाओं के कटान बिंदु P Q R क्रमशः एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जो कि त्रिभुज का केंद्रक 11/3 है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, यदि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं, पांचवा A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 केंद्रक के निर्देशांक। तो केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए वही अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाया जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए पहले AB के मध्यबिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। इसलिए AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, यही होगा। तो इसको अगर अच्छे से समझना है तो इसका चित्र बना लेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा एक अलग से।
ए बी सी। ए बी के मध्य बिंदु मान लीजिए यही है, ए बी के मध्य बिंदु डी। तो यहाँ से इस पर अब मध्य बिंदु माध्यिका मिलाएंगे तो डी के निर्देशांक ये हो गया x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये तो इसका निर्देशांक हो गया। अब ये जो है इसकी माध्यिका 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगी तो ये अंतर विभाजन के निर्देशांक। इसलिए केंद्रक, मान लीजिए बिंदु केंद्रक है G है, केंद्रक को G से प्रदर्शित करते हैं। केंद्रक G के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान 2 रहेगा तो 2 x2 का मान यहाँ ये रहेगा x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस m2 1 गुणे x1 का मान यहाँ x3 रहेगा। इसका लिख लें पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3। m2 1 x1 का मान x3 रहेगा बटे 2 प्लस 1। ऐसे ये y वाला m1 2 y2 का मान ये है y1 प्लस y2 बटे 2। ये 2 ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा यहाँ प्लस m2 1 y1 y3 रहेगा बटे 2 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचा क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 x3 बटे 2 1 3। y बराबर ऐसे भी 2 2 कट गया, बचा y1 प्लस y2 प्लस y1 y3 रहेगा, ये y3 तो y3 बटे 2 1 3। तो यही है उत्तर। इसलिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक यही होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर, y नहीं लिखेंगे कामा देकर, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होगा। तो एक सूत्र भी है, कभी कभी आपको मिल सकता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो सीधा ये सूत्र रख देंगे। इसका एक निगमन भी हो गया है, समझ लीजिए, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये अभ्यास आपका निर्देशांक ज्यामिति खत्म। अब आप लोग को कोई भी समस्या हो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। और आप लोग पीछे से पूरा एक बार फिर दोहरा लेंगे तो फिर से ताज़ा हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। तो दोहराना बहुत ज़रूरी होता है। गणित में वही बच्चे कमज़ोर रहते हैं जो दोहराते नहीं हैं, तो दोहराना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।